नमस्कार साथियों, आज हम कर रहे हैं कक्षा 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 और उसका पहला लेसन है ईंटें, मनके तथा अस्थियां और विशेषकर हड़प्पा सभ्यता से ये संबंधित है। देखिए, शुरुआत में अपने को एक मोहर दिखाई गई है। ये एक हड़प्पाई मोहर है। तो हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो पुरावस्तु है वो क्या है? वो हड़प्पाई मोहर है। और ये हड़प्पाई मोहर सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई। किससे बनाई गई? सेलखड़ी नामक पत्थर से। और इन्हीं मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह मिले हैं जिन्हें हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, इसके अलावा ये जो हड़प्पाई मोहर है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, सेलखड़ी से बनी है, इस मोहरों पर जानवरों के चित्र और ऐसी लिपि के चित्र है जो आज तक हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन पढ़ने के प्रयास अभी भी जारी है। लेकिन हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के बारे में, उनके पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं से ही जानकारी मिलती है, क्योंकि लिखित सामग्री हमारे पास नहीं है। तो उनके द्वारा जो छोड़ी गई पुरावस्तुएं, उन्हीं से हमें जानकारी मिलेगी। अब देखिए पुरावस्तुएं कौन कौन सी हैं। देखिए, पुरावस्तुओं में उनके आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार तथा मोहर आदि है। ठीक है, मैं पूछा जाए पुरावस्तुएं कौन कौन सी हैं, तो प्राचीन या हड़प्पा वासियों या सिंधु घाटी वासियों के आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, मोहरें, ये उनकी पुरावस्तुएं हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो हमें प्राचीन समय की जानकारी उपलब्ध करवाती है, और उन्हीं में ये मोहर एक सबसे उत्तम स्रोत है। नेक्स्ट हमें दिया गया है पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, तो अपने को इनको हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा था, और किसी भी स्थान को पहले खोजे गए स्थान के नाम से ही संकेत किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रचलित नाम है, जबकि इस सभ्यता का वास्तविक नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, तो प्रथम खोदे गए स्थल या खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर ही सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया है? हड़प्पा संस्कृति कहा गया है। पुरातत्वविद हैं, वो संस्कृति शब्द का इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखिए, पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं, यानी पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का इस्तेमाल कैसे करते हैं? वो पुरावस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ ही और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में और एक विशेष कालखंड से संबंधित होते हैं। यानी पुरातत्वविद संस्कृति शब्द उन पुरावस्तुओं के समूह के लिए लिया जाता है, लिया लेते हैं जो विशेष शैली के हों, सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में और एक कालखंड से जुड़े हुए होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पक्की हुई ईंटें आदि शामिल होती हैं। क्या क्या चीज़ दे रखी हैं? मनके, मोहरें, बाट, पत्थर के फलक और पक्की हुई ईंटें आदि इसमें शामिल है। अब ये पुरावस्तुएं कहाँ से मिलती है? देखिए, ये पुरावस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान का क्षेत्र और गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरावस्तुएं हमें अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है। और मज़े की बात यह है कि ये क्षेत्र एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। ठीक है, इस सभ्यता का नामकरण
हड़प्पा नामक स्थान जहाँ पर यह संस्कृति सबसे पहली बार खोजी गई थी उसी के नाम पर किया गया है। और इस सभ्यता का जो समय निर्धारण है वो समय 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। यानी ये समय कब माना गया है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का माना गया है। इस क्षेत्र में, इस सभ्यता से पहले यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले, इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई हैं। ठीक है, पहले संस्कृतियां थी और हड़प्पा के बाद में भी संस्कृतियां आई है। अब जो संस्कृति हड़प्पा के पनपने से पहले थी उनको आरंभिक हड़प्पा संस्कृति या पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहा गया, जबकि जो हड़प्पा के पनपने के बाद में पनपी थी उनको परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहा गया। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसको विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यानी बाद की जो संस्कृतियां हैं ना, जो हड़प्पा के बसने के बाद में बसी थी, उनको कभी कभी विकसित हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें ये पिंक ब्लॉक दे रखा है नक्शे के पास, इसमें कुछ हमें समय से संबंधित शब्द दिए गए। देखिए अंग्रेजी में शब्द है BC। क्या शब्द है? BC। अब जो BC शब्द है वो होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या नाम है इसका? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। और कभी कभी तिथियों से पहले AD भी लगाया जाता है, वो होता है एना डोमिनी, और उसका मतलब भी होता है ईसा से पूर्व है। ठीक है, यानी BC बिफोर क्राइस्ट, इसको हिंदी में अपन कह देंगे ईसा पूर्व। इसी प्रकार बिफोर क्राइस्ट के अलावा हम AD का इस्तेमाल करते हैं, वो एना डोमिनी है, और उसको भी हम हिंदी में ईस्वी के नाम से जानते हैं। और एना डोमिनी, ये जो शब्द है एना डोमिनी AD, वो दो शब्दों एना और डोमिनी से मिलकर बना है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले से, या ईसा मसीह, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से लिया जाता है। ठीक है, आजकल क्या हुआ है, AD की जगह BCE का इस्तेमाल होने लगा है, जिसका तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। क्या मतलब है? बिफोर कॉमन एरा। अब खाली CE है, उसका मतलब हो जाएगा कॉमन एरा। ठीक है, BCE और CE, कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाने लगा है। तो अब वर्तमान में कौन सा ज़्यादा प्रचलित हो रहा है? कॉमन एरा, CE, ठीक है, या BCE। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग भी किया जाता है, ये कम प्रयोग आने वाला है, कभी कभी उसमें नाम दिया जा रहा है BP, तो वो है बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, इस पुस्तक में हमने ठीक है, इस पुस्तक में हमने क्या किया है, इस पुस्तक में हमने BCE के लिए ईसा पूर्व और CE के लिए ईस्वी तथा BP के लिए वर्तमान शब्दों या वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले। इसी प्रकार CE कॉमन एरा, तो वो ईस्वी के लिए, और BCE कर देंगे तो बिफोर कॉमन एरा यानी पहले, और BP बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। इन शब्दों का हमने इस्तेमाल किया है। अब ये जो मैप दिखाया गया है, इसमें विभिन्न प्रकार के नदी नालों का क्षेत्र, साथ ही साथ उस समय अलग अलग क्षेत्रों में बसी हुई सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ स्थलों के बारे में बताया गया है, जिनमें मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, ये अपने को दिया जा रहा है राखीगढ़ी का क्षेत्र, कालीबंगा, बनवाली, ठीक है, गनेरी वाला, कोटदीजी, सूंदड़ो, आमरी, बालाकोट, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेंडोर, ये कई सभ्यता के स्थल हैं जो हमें भारतीय उपमहाद्वीप उसके आसपास क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। अब देखिए हमें यहाँ एक आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियों आदि के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ
देखिए सिंध और चोलिस्तान, या चोलिस्तान किस शब्द के लिए आया है या किस स्थान के लिए आया है? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, ठीक है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? चोलिस्तान। ठीक है, तो सिंध और चोलिस्तान में बस्तियों की संख्या के संदर्भ में ये आंकड़े अपने को दिए गए। जैसे सिंध क्षेत्र में बस्तियों की संख्या बताई गई है 106, और वहीं चोलिस्तान के अंदर बस्तियों की संख्या बताई गई है 239। ठीक है, तो अंतर आ रहा है, चोलिस्तान में इनकी संख्या ज़्यादा आ रही है। इसी प्रकार आरंभिक हड़प्पा स्थल है वो सिंध में कितने माने गए हैं? 52, जबकि चोलिस्तान में वो माने गए हैं 37। यानी आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध में 52, चोलिस्तान में 37। और जहां विकसित हड़प्पा स्थलों की बात है तो वो सिंध में कम और चोलिस्तान के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं। तो सिंध में विकसित हड़प्पा स्थल हैं 65, और चोलिस्तान में वहीं उनकी संख्या है 136, यानी लगभग डबल आ रही है, यानी डबल से भी ज़्यादा हो गई। अब नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियाँ, यानी सिंध क्षेत्र में 43 क्षेत्रों पर हड़प्पा सभ्यता विकसित या नई स्थल बसे हैं, जबकि चोलिस्तान में नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा संस्कृतियों की संख्या 132 आती है। अब त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा क्षेत्र, सिंधु घाटी क्षेत्रों में 29 त्यागे गए हड़प्पा के स्थल हैं, जबकि चोलिस्तान के अंदर त्यागे गए हड़प्पा के स्थल कितने हैं? 33 है। तो यहाँ इनका ये अलग अलग क्राइटेरिया अपने को दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ कहा जा रहा है आरंभ। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? आरंभ, यानी किस प्रकार यहाँ आरंभ हुआ है। देखिए इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ पनपी थी, और ये जो संस्कृतियाँ थी उनकी विशिष्ट अपनी मृद भांड शैली थी। ठीक है, यानी इन क्षेत्रों में कुछ संस्कृतियाँ पनपी थी, और ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली से आपस में जुड़ी थी, तथा इन संस्कृतियों के विषय में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। और आमतौर पर जो ये आरंभिक बस्तियां थी वो छोटी थी, और इनमें बड़े आकार की जो संरचना है वो लगभग नए के बराबर ही थी। ये आरंभ की बात हो रही है, जो विशेष मृदभांड शैली से जुड़ी थी। कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के हमें साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां छोटी थी और बड़ी बस्ती का साक्ष्य लगभग नए के बराबर मिला है। इसके अलावा कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत मिलते हैं। तो इलाके में जो जलाए जाने के संकेत मिले हैं, इसका मतलब इन स्थानों को त्याग दिया गया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। भी अक्सर आरंभिक लोग ऐसा करते थे, वो एक जगह जा रहते थे, वहाँ से जब उस जगह को छोड़ते तो उसको पीछे खड़ी फसल को जला देते थे, जो अवशेष बचते थे, फिर वो आगे चले जाया करते थे। ठीक है, और इसी प्रकार उनका क्रम चलता रहता था, और कभी कभी लौटकर वो पहले वाले स्थानों पर वापस भी आ जाते थे। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था, यानी कि लगातार वो एक स्थान पर रहे, ऐसा नहीं है, उनका क्रम है वो बदलता रहा है। यानी कि स्थान पर रहे, फिर आगे चले गए, और वापस पहले वाले स्थान पर भी उनका आना वापस हुआ। ये तो उनका आरंभ था। ठीक है, अब है निर्वाह के तरीके। देखिए विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर ही पनपी थी जहाँ पहले से आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ थी। यानी विकसित हड़प्पा संस्कृति का विकास कहाँ हुआ? वहाँ जहाँ पहले से कुछ बस्तियाँ आबाद थी। ठीक है, इन बस्तियों में या इन संस्कृतियों में कई तत्व हैं जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है, ये समान थे। यानी जो पहले से हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी और नई आई, उनमें कुछ तत्व है जैसे निर्वाह के तरीके, ये लगभग शामिल थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही प्रकार के लगभग
जो भोजन है वो ग्रहण करते थे, और उन भोजन में कई प्रकार के पेड़ पौधे शामिल होते थे। इसके अलावा जानवरों में मछली भी उनके भोजन का मुख्य तत्व था। ठीक है, इसके अलावा जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए। यानी जले हुए अनाज के जो साक्ष्य मिले हैं या बीजों की खोज हुई है, उनके आधार पर जो पुरातत्वविद हैं वो आहार संबंधी आदतों के बारे में जानने में भी सफल हो गए। तो इन पौधों से संबंधित चीज़ों का अध्ययन, ठीक है, पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, और पूरा वनस्पतिज्ञ हैं वो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज में, अब देखिए हड़प्पा स्थलों में मिले अनाज में क्या क्या है। गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल है। ठीक है, यानी क्या क्या चीज़ें शामिल आ रही हैं इनके दानों में। गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल है। और वहीं बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से मिले हैं और चावल के दाने कुछ कम ही प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि की हड्डियां शामिल है। इसका मतलब इन जीवों का यहाँ शिकार या भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, या यूँ कहें ये पशु, इनके बारे में जानकारी इनको थी, इनको पालतू भी रखते थे। तो हड्डियों से किन किन पशुओं के बारे में जानकारी मिलती है? भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि सभी जानवर किस प्रकार के थे? ये पालतू प्रकार के जानवर माने गए हैं। कौन कौन से? भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, हड्डियाँ ये मिलती हैं तो इनका माना गया। ध्यान रखें यहाँ एक एक महत्वपूर्ण नाम नहीं आया, और वो नाम क्या है? गाय। तो इसमें ध्यान रखें गाय का नाम नहीं है। ठीक है, तो ये जानवर जो पालतू उनमें भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि होते हैं। जंगली प्रजातियों जैसे वराह, सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। जंगली जानवरों की बात करें तो वराह यानी सूअर और हिरण तथा घड़ियाल की अस्थियां भी हमें यहाँ से मिली है। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। यानी ये खुद शिकार करके लाते या दूसरे शिकार करने वाले लोगों से इनका मांस प्राप्त करते थे, ये हमें जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी यहाँ से मिली है। नेक्स्ट बिंदु दिया गया है कृषि प्रौद्योगिकी। अब इस प्रौद्योगिकी के अंदर क्या खास बात थी? हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं कि ये लोग कृषि करते थे, पर वास्तविक कृषि विधियों के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। लेकिन मोहरों पर किया गया जो रेखांकन है और मृण मूर्तियाँ ये इंगित करती है कि वृषभ के विषय में इनको जानकारी थी। यानी मोहरों पर जो रेखांकन है, मृण मूर्तियाँ हैं, ये हमें वृषभ की मिली है। इसका मतलब ये लोग वृषभ के बारे में जानते थे, और इस आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, साथ ही साथ चोलिस्तान के कई स्थलों, देखिए चोलिस्तान ये नया शब्द ध्यान रखें। चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या है? चोलिस्तान। तो साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनवाली यानी बनावली जो कि हिसार हरियाणा का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो मिट्टी के हल मिलने का ये तात्पर्य है कि लोग हल चलाया करते थे, हल की जानकारी इनको थी। इसके अलावा पुरातत्वविदों को कालीबंगा नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो कृषि की तरफ संकेत करते हैं, और आरंभिक हड़प्पा स्तरों से ये जुड़े हुए हैं। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। देखिए इस प्रकार ये रेखाएं चल रही हैं और फिर ये एक दूसरे को इस प्रकार काट रही हैं। तो रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें यहाँ उगाई जाती होगी। कहाँ की बात चल रही है दो फसलें उगाने की? ये बात चल रही है कालीबंगा की। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए
प्रयुक्त औजारों को पहचानने का भी प्रयास किया कि किस प्रकार के काम लेते थे, लकड़ी थी या पत्थर थे और अन्य कोई धातु के थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क थे, यानी अधिकांश हड़प्पा स्थल कैसे थे? अर्ध शुष्क, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अब अर्ध शुष्क है तो सिंचाई की आवश्यकता में पड़ेगी। अफगानिस्तान में सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल से, कौन सा स्थल है? अफगानिस्तान में सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। यानी हमें नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सोर्तुगई अफगानिस्तान से। परंतु पंजाब और सिंध में इस प्रकार के हमें नहरी अवशेष नहीं मिले। तो इससे क्या संकेत लगाया जाता है? ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद यानी मिट्टी, जो गाद जो नदियों द्वारा बहाकर लाया गया मटेरियल होता है, उससे ये नदियाँ नहरें भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त, ठीक है, कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा। किसका प्रयोग? कुओं से पर्याप्त पानी का प्रयोग। इसके अतिरिक्त धोलावीरा जो गुजरात का क्षेत्र है उसमें एक जलाशय मिला है, तो जलाशय का प्रयोग संभवतः है कृषि के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता रहा होगा। ठीक है, यानी कहाँ से मिला इस प्रकार का एक जलाशय? धोलावीरा गुजरात से मिला है। एक हमें एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, पुरातत्व वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। देखो यहाँ जो हमें ये ब्लॉक के अंदर जानकारी दी गई है वो जानकारी एक व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी से आधारित है, और जिसमें व्यक्ति का नाम दिया गया है अर्नेस्ट मैके। ध्यान रखें, अर्नेस्ट मैके फर्दर एक्सवेकेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 में ये जो जानकारी उपलब्ध करवाई है उसका एक ब्यौरा यहाँ दिया गया। अब वो क्या कह रहा है कि पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र यानी चक्कियाँ तथा उन्हें आपस में मिलाने और मिश्रण करने और पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। सही बात है, यानी भोजन तैयार करना है तो अनाज पीसना भी पड़ेगा, उनको आपस में मिलाना भी पड़ेगा, मिश्रण बनाना पड़ेगा, पकाना भी पड़ेगा और बर्तन भी चाहिए। यानी इन सब कार्यों के लिए हमें बर्तन की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु या मिट्टी से बनाया जाता था। बर्तन किस किस से बनेंगे? मिट्टी, धातु या पत्थर से। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन और उस पर एक रिपोर्ट दी गई है। यानी यहाँ नीचे जो रिपोर्ट दी गई है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन पर आधारित है, जिसका एक अंश यहाँ दिया गया है, जिससे हमें क्या होगा? पूरा वस्तुओं की पहचान हो पाएगी। ये देखिए क्या विवरण दिया गया। अवतल चक्कियाँ बड़ी मात्रा में मिली हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। क्या? चक्कियाँ। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। यानी चक्कियाँ किस किस से बनी मानी गई है? संभवतः कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी, और आमतौर पर इनमें अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं, यानी इनका ज़्यादातर इस्तेमाल होता था। चूँकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा। इनके उत्तल तल ये बताते हैं कि इनको संभवतः जमीन के अंदर मिट्टी में गाड़ कर रखा जाता होगा ताकि इनको हिलने से रोका जा सके। दो प्रकार की चक्कियाँ मिली है। अब दो प्रकार की कौन कौन सी है? एक वे चक्कियाँ जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है, यानी एक प्रकार चक्कियाँ ऐसी थी जिसमें एक बड़ा पत्थर था और उस पर दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था। और दूसरी वे चक्कियाँ थी जिनका प्रयोग संभवतः कठोर, सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों या मसालों को कूटने के लिए किया जाता होगा। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है, तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर
रसोई में प्रयोग करने के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। ये बात कौन कह रहा है? अर्नेस्ट मेके। ये जानकारी किस पर आधारित है? फर्दर एक्स वेकेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 पर लिखे लेख पर आधारित है। ठीक है। इसके अलावा इन पुरावस्तुएं हैं, उन पुरावस्तुओं की तुलना वर्तमान पुरावस्तुओं से करके आगे की जानकारियां प्राप्त की जाती है। ठीक है। तो आज के इस लेसन में इतना ही। धन्यवाद।